पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लिपि विकास का प्रथम सोपान है, वर्ण लिपि, अक्षर लिपि, चित्रलिपि या इनमें से कोई नहीं। तो पहला क्या है, ये हो जाएगा आपका चित्रलिपि। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, कूट, पादप, घन या आगार। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कूट। ए शब्द के साथ हम लोग चले जाएंगे। अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, तो कौन सी नहीं है, क, ख, ग या ब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ख। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, अंग और आहा वर्ण कहलाते अयोग व उष्म, अस्पष्ट या स्वर। तो ये कहलाते हैं अयोग व। हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कामायनी के लेखक मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंदन पंत। कौन है इसके लेखक, ये है आपके जयशंकर प्रसाद। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अब हम करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न हो जाएगा आपका, कहानी शिक्षण की विधियां बताइए। तो कहानी शिक्षण की विधियां निम्नलिखित है। पहला तो हो जाएगा वार्तालाप, बच्चों को कहानी सुनाते और अपने शब्दों को सुनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। चित्र विधि, इसमें क्या किया जाता है, इसमें कहानी को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत कर बच्चों को कहानी बनवाया जाता है। अगला हो जाएगा आपका प्रश्नोत्तर विधि, कहानी के दौरान प्रश्न पूछकर बच्चों की सोच और समझ विकसित की जाती है। फिर होता है कहानी कथा विधि, शिक्षक द्वारा कहानी सुनाई जाती है जिसमें आपका श्रवण कौशल और एकाग्रता बढ़ती है इससे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या है। तो सामान्य कारण पहला हो जाएगा भौगोलिक प्रभाव, स्थानीय भाषा का उच्चारण पर असर होता है, अपूर्ण ज्ञान, ध्वनियों का ज्ञान न होना, उच्चारण स्थान का ज्ञान न होना, अशुद्ध उच्चारण, शिक्षक का गलत उच्चारण करना जिससे बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है, बलाघात अज्ञान, शब्दों पर सही जोर न देना, गति का अज्ञानता, उच्चारण की गति में असंतुलन, शारीरिक दोष, हकलाना या अन्य वाचन समस्याएं, हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी या गलत उच्चारण। अगला हो जाएगा आपका भय, कठोर वातावरण से बोलने में डरना, शर्मीला स्वभाव, संकोच के कारण भी ये समस्याएं होती हैं। और पुस्तकीय विधि कभी कभी क्या होता है, मुद्रण में भी गलतियां होती हैं। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, तो ये भी प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान। मौखिक अभिव्यक्ति पहला हो जाएगा सुनना, सबसे पहला सोपान है जहां बच्चे सुनते हैं और जिससे वे भाषा को समझने की क्षमता विकसित करते हैं। फिर हो जाएगा बोलना, स्पीकिंग, जब बच्चे अपनी भावनाओं और विचारों को शब्दों में व्यक्त करना शुरू करते हैं। फिर पढ़ना हो जाएगा, लिखित शब्दों को समझने की प्रक्रिया जो मौखिक अभिव्यक्ति को सुदृढ़ करती है। फिर होता है लास्ट में राइटिंग, मौखिक अभिव्यक्ति को लिखित रूप में व्यक्त करना जिससे भाषा को समग्र ज्ञान विकसित हो सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। रचनात्मक शक्ति, नए अर्थों, विचारों, भावनाओं को उत्पन्न करने की शक्ति, प्रभावशाली शक्ति, शब्द किसी के दिल और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। संचार शक्ति, विचारों और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की भावात्मक शक्ति, शब्द मानव भावनाओं को व्यक्त करने और प्रकट करने की शक्ति रखते हैं।
अगला क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य, सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है, जैसे मोहन पढ़ाई कर रहा है। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, उन्हें संयोजक या अव्यववाद जोड़ा, जैसे मैं पढ़ता हूँ और मेरा भाई खेलता है। अगला हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य, जिसमें प्रधान उपवाक्य और साथ ही आश्रित उपवाक्य होता है, जैसे जब बारिश होगी तब हम घर में रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, जैसे अति सुंदर, अवगमन, प्रहार। लघुत्तरीय देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या है? पहला, भाषा कौशल का विकास, बच्चों को सुनने बोलने शब्दों से प्रयोग माध्यम से भाषा का सही प्रयोग सिखाना। फिर सामाजिक और नैतिक शिक्षा, बच्चों को अच्छे आचार व्यवहार आदर्श और नैतिक मूल्यों से परिचित कराना। सृजनात्मक सोच प्रोत्साहित करना, बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ावा देना और उन्हें नई विचारधारा को समझने में सहायता करना। अगला हो जाएगा संवाद कौशल का विकास, बच्चों में संवाद की क्षमता बढ़ाना ताकि वह अपनी बातें दूसरों से सटीक और स्पष्ट रूप से कह सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। लिखित अभिव्यक्ति की विधाएं, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन कहानी, कविता, निबंध, लघु लेखों के रूप में व्यक्त किया। फिर संस्मरण लेखन, व्यक्तिगत अनुभव और घटनाओं पर लेखन। फिर रिपोर्ट, किसी घटना समाचार परिस्थितियों का विस्तृत विवरण। फिर आपका हो जाता है पत्र लेखन, विभिन्न प्रकार के पत्र जैसे औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखना। फिर आपका हो जाता है निबंध लेखन, किसी विशेष विषय पर विस्तृत और लेख तैयार करना। अगला क्वेश्चन, किन्हीं चार विराम चिन्हों का उदाहरण सहित बताइए। तो अल्प विराम हो जाएगा, यहाँ पे हल्का विराम लगता है, जैसे गोपाल हरि श्याम और राम खेल रहे हैं। विस्मयादबोधक, जब हर्ष की बात होती, आश्चर्य की बात होती, शोक की बात होती, तब इसका यूज किया जाता है। और तुरंत किसी की बात का ज्यों करते हुए कहने पे यूज होता है, जैसे सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। योजक चिन्ह, जब वाक्यों को बीच में लगाया जाता है, जैसे माता पिता भाई बहन। संयुक्त शब्दों में जैसे ये यूज हो गया, माता पिता भाई बहन। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर। तो उपसर्ग जो होता है ये शब्द से पहले जुड़ता है, प्रत्यय ये बाद में जुड़ता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, आ प्लस अधिकार अधिकार हो गया, भला प्लस ही भलाई, पर प्लस सिद्धि प्रसिद्धि हो गया, धन प्लस वान धनवान हो गया। अविर्भाव समास। अविर्भाव समास का अर्थ है अव्यय जो आना, जिसका अर्थ कभी ना व्यय न हो। यह क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है। जिस प्रकार प्रधान पद एवं अव्यय होता है वह अविर्भाव समास कहलाता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, यथा प्लस शक्ति, यथा प्लस शक्ति के अनुसार। अधि प्लस हरि, हरि के विषय में। यथा प्लस संभव, जैसा संभव हो या संभावना के अनुसार। गंगा, गंगा के पास। प्रति प्लस दिन, प्रत्येक दिन। तो इसमें क्या होता है, पहला शब्द क्या होता है, अव्यय होता है, जैसे यथा हो गया, अधि हो गया, यथा हो गया, प्रति हो गया। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के प्रकार भी लिख लिया। सर्वनाम संज्ञा के स्थान में प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे मैं, तुम, वो, ये। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 प्रकार हैं, जैसे उत्तम पुरुष मैं हम, मध्यम तू तुम, अन्य पुरुष वो है ये। दूसरा हो जाएगा आपका
निजवाचक सर्वनाम जैसे अपना, स्वयं, अपने। निश्चयवाचक यह, वो, हुए। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंधवाचक जैसे जो, वो, जैसे, वैसे। प्रश्नवाचक जैसे कौन, क्या, कहाँ। औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र में अंतर बताना है आपको। औपचारिक पत्र ये सरकारी कार्य संबंधी, जिसमें शिष्टाचार का पालन होता है, जैसे कार्यालय पता, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र। अनौपचारिक पत्र इसमें परिवार, मित्रों, परिचयों के बीच होता है, जैसे दोस्तों, माता पिता, पत्र परिवार के बीच में लिखा जाता है। तो अंतर क्या होता है? औपचारिक पत्र में भाषा जो होती है वो शिष्ट होती है, निश्चित होती है और गंभीर होती है, जबकि अनौपचारिक पत्र में सामान्यतः मित्रवत भाषा प्रयोग होती है। औपचारिक पत्र में नाम, पता, तिथि, विषय आदि का पालन किया जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्र में इसका पालन नहीं किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती? प्रश्नोत्तर प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गद्य प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। तो कौन सी प्रणाली है जिसमें छात्र सक्रिय रहते हैं? हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, प्रश्नोत्तर प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जागृत शब्द का विलोम है सुषुप्त, विषुप्त, शयन या चेतन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? ये हो जाएगा आपका सुषुप्त। ए ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है? पुस्तक, ममता, अच्छा या पुरुष, सुरेश। कौन सा ऑप्शन करेगा? जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? ये विशेष जाति का बोध कराते हैं, जैसे आपका हो गया नदी, ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, जैसे सभी नदियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे गंगा हो गई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेष नदी हो जाएगी। तो सभी पुस्तकों का बोध कौन करा रहा है? ये पुस्तक हो जाइए, सभी पुस्तकों का बोध करा रही है, जैसे इसमें सारी जितनी किताबें उनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव? संकोच, झिझक, शर्मिला होना या उपरोक्त सभी। तो ये जितने भी हैं सब के सब एक बाधक होते हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूतकाल के भेद होते हैं 4, 6, 8 या 10। कितने भेद होते हैं भूतकाल के? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अब आइए अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो 4 विराम चिन्ह देख लेते हैं। पहला अल्प विराम होगा, जहाँ थोड़ा रुकना पड़ता है, जैसे गोपाल, हरि और श्याम और राम खेल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ा है। यहाँ पे अल्प विराम ये लगा। विस्मयास्पद, जब आश्चर्य की बात हो, शोक की बात हो, हर्ष की बात हो, तब इसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे ये। अवतरण चिन्ह, किसी बात का ज्यों का त्यों लिखने के लिए, जैसे राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, तो ये यूज हो गया। योजक चिन्ह, संयुक्त शब्दों जैसे माता, पिता, भाई, बहन आदि जगह इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका 4 विराम चिन्ह। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समास के प्रकार बताने। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने होते हैं? ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 6 संयुक्त वर्ण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किससे किससे बना है? तो ये बना है क और स। किससे किससे बना? क और सा से बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए प्रत्येक का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बताइए। जैसे आई का प्रयोग करते हुए 2 शब्द क्या होगा? आईना होगा, आइडिया हो गया। अगला क्वेश्चन,
मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए, क्या उपयोग है मौखिक अभिव्यक्ति, क्या यूज है। तो मौखिक अभिव्यक्ति से हम अपनी भावनाओं को, जो हमारी भावनाएं हैं उनको व्यक्त कर सकते हैं, विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और जो संदेशों को स्पष्ट तौर पर और प्रभावी तरीके से दूसरे तक हम पहुंचा सकते हैं। अपनी भावनाओं को, विचारों को, संदेशों को, जो भी मैसेज है वो दूसरों तक हम पहुंचा सकते हैं। ये संवाद की सबसे सरल विधि है और त्वरित भी है। इसके माध्यम से भाषा कौशल में सुधार होता है और बच्चों को संवाद में आत्मविश्वास भी मिलता है। तो ये इसकी यूजेज हो जाएंगे। अगला हो जाएगा पत्र लेखन के प्रकार कौन से। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत पत्र होता है और एक व्यावसायिक पत्र होता है। व्यक्तिगत जैसे अपने माता पिता, दोस्तों, फैमिली मेम्बर को लिखते हैं, और जो व्यावसायिक पत्र होता है जैसे एप्लीकेशन फॉर्म होता है, कहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है, या ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए यूज होता है, या किसी और चीज़ के लिए, ऑफिशियल कार्यों के लिए वो व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। गद्य की शिक्षण के सामान्य उद्देश्य का वर्णन करना है। तो गद्य शिक्षण के उद्देश्यों के प्रमुख शामिल है, क्या है। पहला तो वाचन कौशल का विकास, पहला हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका वाचन कौशल का विकास। इसमें क्या होता है, छात्रों को गद्य के माध्यम से पढ़ने की आदत डाली जाती है, जिससे उनके वाचन क्षमता और शब्दावली में वृद्धि होती है। इसमें क्या होती है, एक वाचन क्षमता में और शब्दावली में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला हो जाता है विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति। गद्य लेखन में छात्र अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य हो जाते हैं। अगला हो जाएगा समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। गद्य से छात्रों के समझने की क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि ये विषयों को विस्तृत व्याख्या और उदाहरण प्रदान करते हैं। और फिर लेखन कौशल में भी सुधार होता है। इसे गद्य के अध्ययन से छात्रों के लेखन में भी सुधार होता है, विचारों को संप्रेषण क्षमता में भी सुधार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति तथा लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन कीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति पहले देख लेते हैं, यह हो जाएगा आपकी मौखिक अभिव्यक्ति। यह एक प्रकार की अभिव्यक्ति है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावनाओं को बोलकर व्यक्त करता है, जैसे कि बातचीत के जरिए, भाषण, लेक्चर देकर, संवाद करके, वाद विवाद आदि के रूप में इसको व्यक्त करता है। और जो आपकी लिखित अभिव्यक्ति है, इसके लिए इसमें विचारों को, भावनाओं को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे पत्र लिखकर, निबंध लिखकर, आलेख, किताबें आदि लिखकर इसे व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय बताइए। पहला, सुनने का अभ्यास। बच्चों को सही उच्चारण और अभ्यास करने के लिए उन्हें सही बोलने वाले व्यक्तियों से सुनने के लिए प्रेरित कीजिए। अगला, स्वर और व्यंजन के अभ्यास। छात्रों को प्रत्येक स्वर और व्यंजन के उच्चारण का अभ्यास सही कराएं ताकि वह सही से उच्चारण कर सकें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काल किसे कहते हैं, इसके भेद बताने। तो काल क्रिया के समय को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण व्याकरणिक तत्व। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका वर्तमान काल। ये वो काल है जो चल रहा है, जो अभी समय चल रहा है। भूतकाल जो बीत चुका हुआ, और भविष्यकाल जो आने वाला समय है। जैसे आपका हो जाएगा जो इस समय चल रहा है, जैसे मोहन गाना गा रहा है, मोहन गाना गा रहा है, तो ये हो जाए आपका वर्तमान काल। ऐसे आपका मोहन गा रहा था, ये आपका भूतकाल हो जाएगा। और मोहन गाना
गाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बहिष्कार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें। भावात्मक जुड़ाव। कविता का शिक्षण करते समय छात्रों को कविता के भावात्मक पक्ष पर जोड़ना आवश्यक है। कविता का अर्थ समझना। कविता का अर्थ में छुपे संदेशों को छात्रों तक पहुंचाना। लय छंद पर ध्यान देना। कविता के संगीतात्मक गुणों को छात्रों को समझा ताकि वो कविता के लय छंद का आनंद ले सकें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्र लेखन की विशेषताएं क्या हो जाएंगी। तो पहला अस्पष्टता। पत्र को संक्षेप स्पष्ट रूप में लिखा जाना चाहिए। औपचारिकता। यदि पत्र व्यावसायिक है और तो औपचारिक का पालन करना चाहिए, जो उसका औपचारिक तरीका है। संवेदनशीलता। व्यक्तिगत पत्रों में लेखन को संवेदनशील और सजीव होना चाहिए। प्रेरक पत्र का उद्देश्य सामने वाले व्यक्ति के प्रेरित करने वाला, जैसे कि आवेदन पत्र आदि। अगला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। उदाहरण से स्पष्ट क्रिया। क्रिया विशेषण वो शब्द है जो क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। ये क्या होता है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे वह तेजी से दौड़ रहा है, तो वो कैसा दौड़ रहा है, क्रिया क्या है, दौड़ना। तो दौड़ने की विशेषता कौन बता रहा है, तेजी। वो तेजी से दौड़ है, तो ये तेजी से, ये हो जाएगा आपका विशेषता हो जाएगी क्रिया विशेषण। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, उपरोक्त तीनों स्तरों पे। तो ये हो जाएगा प्राथमिक स्तर पे। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, नाम मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो गोदान किसका है, ये है आपके प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी का। अगला क्वेश्चन, जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। यथासंभव, यथासाध्य, असंभव, यथाक्रम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यथासंभव। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, निम्न में कौन सा गुणवाचक विशेषण है, थोड़ा, ज्यादा, तीन, कठिन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कठिन। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ता, धातु, कर्म या विशेषण। तो ये कहते हैं धातु। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अब अधिलघुत्तीय क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो मुख्य शब्द के आगे जोड़कर उसका अर्थ क्या कहते हैं, बदल देते हैं। ठीक, जैसे आपका हो गया अ, प्रति या आदि। जैसे सत्य के आगे आ जुड़ गया, असत्य हो जाएगा। दिन के आगे आ जुड़ गया, प्रति जुड़ गया, तो प्रतिदिन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आ संभव के पीछे आगे जुड़ा है, असंभव हो गया। आ मोल के पीछे जुड़ा है, अनमोल हो गया। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जो किसी जाति का, वर्ग का या समूह को व्यक्त करता है। यह व्यक्ति स्थान, वस्तु या जीव की जाति या प्रजाति का बोध कराते हैं। जैसे लड़का, फूल, कुत्ता, पुस्तक, व्यक्ति, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है।
कर्म के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला सकर्मक, जिसमें कर्म होता है, ऐसी क्रिया जिसमें एक स्पष्ट कर्म ऑब्जेक्ट होता है। उदाहरण के लिए मैंने किताब पढ़ी, यहाँ किताब जो है ये आपका कर्म हो जाएगा। अकर्मक, जिसमें क्या होता है, कर्म नहीं होता है। ऐसी क्रियाओं में कोई स्पष्ट कर्म नहीं होता है। जैसे वह दौड़ रही है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, वो केवल क्या कर रही है, क्रिया। दौड़ना क्या है, क्रिया हो जाती है। मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति वह जो अभिव्यक्ति है ये क्या होती है, जिसमें क्या करते हैं, हम विचारों को, भावनाओं का प्रकटीकरण करते हैं बोली के माध्यम से, जैसे संवाद हो गया, भाषण हो गया। लिखित जो अभिव्यक्ति है, इसे विचारों का जो प्रकटीकरण करते हैं लिखित रूप में करते हैं, जैसे पत्र के माध्यम से, लेखन के माध्यम हो, किताबों की। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे वो हो गया, हम हो गया, तुम हो गया, वह हो गया और मैं आदि। काल के भेद भी बताना है, तो काल के भेद कितने हैं? 3 होते हैं। वर्तमान जो अभी हो रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। भूत जो हो चुका है, जैसे मैंने पढ़ा। भविष्य जो आगे होगा, मैं पढ़ूंगा। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। कहानी शिक्षण बच्चों के मानसिक और भावात्मक विकास में सहायक होते हैं। ये बच्चों को नैतिक शिक्षा, सामाजिक मूल्य और जीवन की विविध पहलुओं के बारे में समझाती हैं। इसके माध्यम से बच्चों में रचनात्मकता, सोच, भाषा कौशल और संवेदनशीलता का विकास होता है। पाठ्यवस्तु को समझ विकसित करने में मौन वाचन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। मौन वाचन बच्चों को अपनी सोच को विकसित करने, अधिक ध्यान से पढ़ने में मदद करता है। यह उन्हें पढ़ने के दौरान विचार करने का अवसर देता है और पाठ्य सामग्री को गहराई से समझ पाते हैं, जिससे मौन वाचन से विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बढ़ता है। मौन वाचन से विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है। ये पढ़ने में, समझने में, गहराई से समझने काफ़ी हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन, विशेषण किसे कहते हैं? इसके भेद उदाहरण से बताने हैं। विशेषण वो शब्द हैं जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता क्या करती हैं, बताते हैं। इनके भेद 4 होते हैं। जैसे पहला गुणवाचक, यह किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण को व्यक्त करता है, जैसे सुंदर, तेज, अच्छा, बड़ा। परिणामवाचक, यदि किसी वस्तु, व्यक्ति की मात्रा, सीमा को व्यक्त करता है, थोड़ा, अधिक, कुछ, बहुत। फिर अगला हो जाएगा संख्यावाचक, ये संख्या बताता है, संज्ञा की संख्या, क्रम, स्थिति को व्यक्त करता है, जैसे 1, 2, 3। अगला हो जाता है संकेत या सर्वनामी विशेषण। ये विशेषण रूप में सर्वनाम का कार्य करता है, अर्थात ये संज्ञा की विशेषता को सर्वनाम के रूप में व्यक्त करता है। जैसे वह व्यक्ति, इस पुस्तक, मेरे दोस्त। ये क्या हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गद्य और पद्य में अंतर बताना है। वह रूप जिसमें लेखन सामान्य या साधारण भाषा में होता है, जैसे निबंध होगा, कहानी, लेख, ये इनमें कोई विशेष लय छंद नहीं होता, ये होते हैं यहाँ गद्य। पद्य में क्या होता है, इसमें लेखन कविता के रूप में होता है, छंदबद्ध होता है, जैसे गीत हो गया, कविता हो गया, शेर हो गया, इसमें लय और संगीतात्मक गुण होते हैं, यह हो जाता है पद्य। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना है। उपसर्ग क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ क्या करते हैं, बदल देते हैं, जैसे अति, अधि, प्रति। प्रत्यय ये वाक्य के पीछे, ये शब्दांश होते हैं जो इस शब्द के पीछे लगते हैं, जैसे अंत में लग जुड़ते। रूप उसका क्या कहते हैं, रूप बदलते हैं, जैसे ता हो गया, ठीक।
अगला क्वेश्चन, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? किसी दो औपचारिक पत्रों के नाम लिखें। औपचारिक पत्र जो सरकारी प्रशासन के अधिकारी के उद्देश्य से लिखे जाते हैं, जैसे दो पत्र होते हैं, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र। भाषा के विकास में स्वतंत्र अभिव्यक्ति किस प्रकार सहायक है? स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्र अभिव्यक्ति भाषा के विकास में अत्यंत सहायक है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं, दृष्टिकोणों को स्वतंत्र रूप में व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे भाषा कौशल के विकास होता है और व्यक्ति के संवाद की क्षमता भी मजबूत होती है। काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? ए दृश्य काव्य, बी सभ्य काव्य, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? ये बांटा गया है आपको दो भागों में। तो हम चले जाएंगे ए बी दोनों के साथ। पहला भी सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा। जो श्रव्य काव्य है, जिसे गाया या सुनाया जा सकता है, जैसे गीत हो गया आपका, भजन हो गया और दोहे हो गए जैसे, और जैसे आपका दृश्य काव्य हो, जैसे नाटक हो गया आपका। ठीक, तो ये हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पठन का अर्थ है ए सस्वर वाचन, बी मौन वाचन, सी ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोनों। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौन वाचन का उद्देश्य है क्या है? वाचन गति का विकास, पठित सामग्री का अधिग्रहण, वाचन का अभ्यास, ए व बी दोनों। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, ए व बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगाकर उनके अर्थ को बदल देता है वो कहलाता है, मतलब अंत में लगाकर वो कहलाता है, क्या कहलाता है? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। तो हम चले जाएंगे प्रत्यय के साथ अर्थ हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने शब्द ये होते हैं सर्वनाम। ये आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं? तो समास शब्दों के संयोग को कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द अर्थ उत्पन्न करते हैं। जैसे द्वार प्लस पाल, द्वारपाल, राजा प्लस महल, राजमहल हो गया। ये आपकी अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास इसके प्रकार हो जाते हैं। जैसे आपका होगा यथाशक्ति, यथाशक्ति, ऐसे आपका हो जाएगा दुख सुख, दुख, और आपका सुख दुख। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? समास के एग्जाम्पल हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलिक लेखन किसे कहते हैं? मौलिक लेखन वो लेखन है जिसमें लेखक अपनी स्वयं की विचारधारा, रचनात्मकता और अनुभव को व्यक्त करता है। इसमें किसी अन्य व्यक्ति के विचारों या लेखन का अनुकरण नहीं किया जाता। जैसे निबंध होगा, कविता होगा, कहानी होगा, इसमें अपने थॉट राइटर लिखता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिंग किसे कहते हैं? हिंदी लिंग संज्ञा शब्द के पुरुष या स्त्री से संबंधित रूप को कहा जाता है। हिंदी में दो प्रकार के होते हैं। लिंग वे शब्द होते हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। तो ये दो प्रकार के हैं,
पहला हो जाएगा आपका पुल्लिंग, जैसे लड़का हो गया, पुरुष हो गया, स्त्रीलिंग जैसे लड़की हो गई या महिला हो गई। अगला क्वेश्चन देख लें। गद्य और पद्य में अंतर बताइए। गद्य क्या होता है? यह बिना किसी लय छंद से लिखा जाता है, जैसे निबंध होगा, कहानी होगा, पत्र होगा। और पद्य में क्या होता है? इसमें छंद, लय, संगीत, जैसे कविता होगा, गीत होगा, गजल होगा, ये इस प्रकार। मुख्य अंतर क्या होता है? गद्य में रचनात्मकता पर जोर होता है, जबकि पद्य में संगीतात्मकता और लय पर ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्द का ऐसा समूह जो पूर्ण विचार या अर्थ व्यक्त करता है, जिसका कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया होती है। जैसे आपका वो स्कूल जा रहा है, तो जा रहा है ये क्रिया हो गई, वो क्या हो गया? कर्ता हो गया। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? कर्ता हो गया, और क्या कर रहा हूँ? पढ़ाई कर रहा हूँ। काल कितने प्रकार होते हैं? इनकी अवस्थाएं मानी गई। कितनी अवस्थाएं मानी गई? तो आइए ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काल, हिंदी में काल 3 प्रकार के। वर्तमान काल, जैसे जो कार्य वर्तमान में हो रहा है वो पढ़ रहा है, ये इसका उदाहरण हो गया। भूतकाल, जो कार्य पहले हो चुका है, जैसे उसने खाना खाया, मतलब ये कार्य पहले हो चुका है। भविष्यकाल, जो कार्य भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं, वो होगा बाद में, वो कल स्कूल जाएगा, आने वाले कल स्कूल जाएगा। अगला क्वेश्चन लघु उत्तरीय देखते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। कर्मधारय समास वो समास है जिसमें पहला शब्द विशेषण रूप में कार्य करता है और दूसरा शब्द संज्ञा के रूप में कार्य करता है। इसके जो एग्जाम्पल, जैसे नीलवर्ण, धर्मराज, महात्मा, दीर्घायु, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहानी और लोक कथा सुनाकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है? शिक्षक कहानी या लोक कथा सुनाकर निम्नलिखित उद्देश्यों को पूर्ति कर सकता है। पहला, सामाजिक मूल्य, बच्चों में नैतिक शिक्षा और आदर्शों का निर्माण हो जाएगा इससे। रचनात्मकता, बच्चों की कल्पना शक्ति और सृजनात्मक जो सोच होती है उसमें बढ़ावा मिलेगा। भाषाई विकास, बच्चों के शब्दकोश का विस्तार होगा, भाषा कौशल में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। सामूहिकता, समूह में कार्य करने और एकजुट होने की भावना भी बच्चों में उत्पन्न हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वाचन दोष को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो वाचन दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय। पहले, स्पष्ट उच्चारण, शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करना, बच्चों को शब्द स्पष्ट उच्चारण बताना कि इसका ये स्पष्ट उच्चारण है। गति पर नियंत्रित, वाचन की गति को नियंत्रित रखना, बहुत तेज और बहुत धीमी नहीं होना। स्वरों में उतार चढ़ाव से वाचन को आकर्षक बनाना। व्याकरणिक सुधार, सही व्याकरण का प्रयोग करना। उनका ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना बच्चों को, ठीक। अध्यापक उनको उच्चारण करके बताए जिससे उनको सही उच्चारण का ज्ञान हो गए, और मित्र मंडली के साथ उनको बैठाए जिससे वो डिस्कशन के थ्रू उनके वाचन दोष को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औपचारिक पत्रों के प्रकार लिखिए। आवेदन पत्र हो गया, पत्रकारिता पत्र हो गया, निवेदन पत्र होता है, व्यवसायिक पत्र, आधिकारिक पत्र, ये सब औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित हिंदी में किन विराम चिन्हों के प्रयोग होता है? संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। तो क्या हो जाए? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसा होता है? ये ऐसा होता है, वाक्य के लास्ट में लगा दिया जाता है इस प्रकार का, जैसे ये लगाया पूर्ण विराम। अल्प विराम, वाक्य के बीच में छोटे ठहराव के लिए होता है। प्रश्नवाचक वाक्य, जब क्वेश्चन करते हैं तब लगाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। विस्मयादिबोधक, जब आश्चर्य की बात होती है फिर हम लगाते हैं विस्मयादिबोधक कोलम, ठीक। अर्ध विराम, ये चिन्ह लगाए जाते हैं। और ऐसे काफ़ी चिन्ह होते हैं, जैसे कोष्टक का यूज किया जाता है, अल्प विराम का यूज किया जाता है,
योजक चिन्हों का यूज किया जाता है, अवतरण चिन्ह का यूज किया जाता है, कुछ और चिन्हों का भी यूज किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए। तो विभिन्न भेद क्या हो जाएंगे इनके? पहला तो हो जाएगा आपका ध्वनि व्यवस्था। यह उच्चारण में गड़बड़ी या ध्वनि की अस्पष्टता को की कमी को दर्शाता है, जैसे क ख का में अंतर न कर पाना। ठीक। लय, यह ध्वनियों या शब्दों की गति, ताल और संगीतात्मकता को दर्शाता है, जैसे कविता का सही लय से पाठ न करना। स्वराघात, यह ध्वनि का प्रभाव, जैसे गूंजना या प्रतिध्वनि। उदाहरण, गुफा में बोला गया शब्द गूंजना। अगला हो जाएगा गति। गति हो जाएगा, ठीक, उच्चारण की गति को संदर्भित करता है, जिससे शब्दों की स्पष्टता बढ़ती है। गद्य या धीमी गति से वाचन। गद्य का क्या कहते हैं? धीमी गति से वाचन कहते हैं। विराम चिन्ह, विराम का मतलब होता है रुकावट, जिससे अर्थ स्पष्ट होता है। क्या तुम स्कूल जा रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज किया जाता है जब क्वेश्चन करते हैं। तो सही वाक्य के लास्ट में या सही वाक्य के लिए सही उच्चारण चिन्हों का यूज किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन से साधन है? वर्णमाला, वर्णों का सही प्रयोग, वाक्यों को बनाना, पैराग्राफ, वाक्य को एकीकृत छोटे अनुच्छेद बनाना, शब्द चयन, उपयुक्त शब्दों का चयन करना, लेखन कौशल, विचारों को सही ढंग से प्रस्तुत करना। तो ये रही क्लास, जिस आप लोग कमेंट करके बताएगा ये आपको कैसी लगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।